एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स, 12वीं वाणिज्य और इसमें सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है अंश पूंजी का लेखांकन, इशू ऑफ शेयर्स। इस अंश पूंजी लेखांकन से अभी हम जिस टॉपिक तक पहुंचे हैं वो टॉपिक, आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। आपने जो पिछले वीडियो को देखा, वहां पास पिछले वीडियो को जितने भी सवाल हमने देखे पिछले वीडियो में या उनसे पहले की वीडियो में, उसमें क्या हो रहा था कि कंपनी पूंजी के रूप में लोगों से रुपए मांग रही थी निर्गमन के द्वारा। मतलब कि वो रुपए इकट्ठा कर रही थी पूंजी के रूप में। ठीक है। अब इन रुपयों का वो क्या करेगी, यानी जो पूंजी वो मंगा रही है उस पूंजी का वो क्या करेगी कंपनी। तो उस रुपए से यानी पूंजी से वो क्या करेगी, संपत्ति क्रय करेगी। संपत्ति क्रय करेगी जैसे कि स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, इन सभी को क्या करेगी, बिजनेस रन करने के लिए इन संपत्तियों को वो परचेस करेगी, क्रय करेगी, खरीदेगी। ठीक है। तो यहां जिस पॉइंट में क्या है कि नकदी के अतिरिक्त, मतलब कि जो नकदी में पिछले सवालों में हम देख रहे थे नगद पैसा हमको प्राप्त हो रहा था, मगर इस सवाल अभी जो इस टॉपिक में जो सवाल आएंगे उसमें क्या होगा, यानी कि नकदी के अतिरिक्त, मतलब नगद में वहां पास रुपए प्राप्त नहीं होंगे। क्या होगा कि हम कोई कंपनी क्या करती है, कोई मशीन खरीद लेती है। भाई वो पूंजी जब मंगा रही है तो उससे मशीन ही खरीदेगी, उस पैसे से क्या करेगी, वो मशीन खरीदेगी, भूमि खरीदेगी। यहाँ पर क्या करती है कंपनी कि मान लीजिए कि कोई भूमि खरीदती है या कोई मशीन खरीदती है किसी व्यक्ति से या किसी फैक्ट्री से, ठीक है, किसी बिजनेस से, वो क्या करती है, मशीन खरीद लेती है या भूमि खरीद लेती है या स्टॉक खरीद लेती है। तो उसके बदले में क्या करना होगा, उसे पैसे के रूप में देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा उसके बदले में। तो कंपनी यहाँ पास लोगों से पूंजी न मंगाकर मशीन जो खरीद रही है या भूमि जो खरीद रही है उसके बदले में उन लोगों को पैसा अदा करने के बजाय उनको क्या करती है, अपने अंशों का ही निर्गमन कर देती है। देखिएगा आप थोड़ा सा इसको, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। ठीक है, लिखा है निम्नांकित दशाओं में रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के लिए अंशों का निर्गमित किया जा सकता है। मतलब कि ये जो कुछ नीचे कुछ दशाएं दी हुई हैं, उन उन दशाओं में क्या होता है कि ये रोकड़ के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। मतलब कि आप जब भी निर्गमन कर रहे थे तो वहां पास रोकड़ प्राप्त कर रहे थे आप। कंपनी जब भी निर्गमन कर रही थी क्या कर रही थी, रोकड़ प्राप्त कर रही थी। मगर कुछ दशाएं यहाँ पर जो नीचे दी हुई कंडीशन, यानी कि कुछ स्थितियां दी हुई, इन स्थितियों में क्या करती कंपनी, रोकड़ प्राप्त नहीं करेगी, मगर उसके बदले में क्या करेगी, उन लोगों से जिनसे ये क्रय कर रही है उन लोगों को क्या करेगी, अपने अंशों को निर्गमित कर दे, मतलब दे देगी, बेच देगी। जैसे देखिएगा, संपत्तियों को क्रय करने पर, मतलब कि कंपनी क्या करेगी, अगर कोई संपत्ति खरीदती है तो उस संपत्ति को क्रय करने पर विक्रेताओं, मतलब कि जिससे वो खरीद रही है, विक्रेताओं को प्रतिफल में अंश देना। कोई मशीन खरीदा किसी व्यक्ति से, ए से कोई मशीन खरीद लिया। अब क्या बोलती है कंपनी कि इस ए को क्या करना पड़ेगा, इस मशीन का जितना भी मूल्य है उसको रुपए के रूप में देना पड़ेगा। तो कंपनी उसको रुपए के रूप में ना देकर क्या करती है, अपने कंपनी के अंश उसको दे देती, निर्गमित कर देगी। इतने जितने दाम की आप मशीन है वो क्या कीजिए, उतने मूल्य का आप मेरे अंश रख लीजिए, यानी मालिक बन जाइए। ठीक है। फिर उसी तरह क्या है, व्यवसाय क्रय करने के उपलक्ष्य में अंश देना। मतलब कि कंपनी क्या कर रही है, किसी के व्यवसाय को ही खरीद ले रही है, किसी पूरे बिजनेस को ही वो खरीद ले रही है। तो उसके बदले में जब वो बिजनेस खरीदेगी, क्रय करेगी,
तब उसको भी क्या करना पड़ेगा, वहां पर उस व्यक्ति से जिससे उसने बिजनेस करता है उसको क्या करना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा। जितने मूल्य का वो बिजनेस है उतना मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, उसको मूल्य न चुकाकर उसके एवज में उसको अपने अपने जो कंपनी है उसके अंश उसको दे देती है, निर्गमित कर देती है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा नकदी के अतिरिक्त, मतलब नगद नहीं दिया, उसके अतिरिक्त नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल। फिर लिखा है कंपनी के प्रवर्तकों, मतलब कि उसके प्रमोटर्स जो उसको कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स मतलब प्रवर्तकों, इंजीनियरों यानी कंपनी में जो इंजीनियर है उनको, एवं तकनीकियों मतलब कि टेक्नीशियन होता है कंपनी में, क्या होते हैं बहुत सारे इंजीनियर, यानी कंपनी में इंजीनियर्स काम करते हैं, टेक्नीशियंस काम करते हैं, ठीक ना। उसमें प्रमोटर्स जो उसके होते हैं, कंपनी क्या करती है, इनको अपने अंश जारी निर्गमित कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इन लोगों के काम के बदले में जो इन्हें अपने वर्क दे रहे हैं, कभी कभी कंपनी ऐसा होता है कि टेक्नीशियंस के वर्क को देख कर कंपनी को लगता है कि फलाना व्यक्ति अच्छा काम, यानी इसके पास अच्छी अच्छी टेक्निक है, तो क्या कर दिया जाए, अपने जो कंपनी के अंश है इसको दे दिया जाए, इसको कंपनी का मालिक बना लिया जाए, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, मालिक भी रहेगा और अपनी टेक्निक को भी अपने हमारे बिजनेस में क्या करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है। उसी तरह इंजीनियर्स जो है उनको अपने अंशों को दे देना, प्रमोटर्स को अंशों को दे देना, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी जो हो गया, ये कौन सी स्थिति हो गई, ये भी हो गई नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, मतलब कि इनकी सेवाएं ले रही है और इनकी सेवाएं ले रही है तो कंपनी को क्या लग रहा है कि इनकी सेवाएं जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए। तो क्या किया जाए, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने कंपनी के अंश निर्गमित कर दिए जाए। तो उनसे कोई पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, इनसे कंपनी को कोई पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, इनके जो नो हाउ है, मतलब कि जो इनके ज्ञान जो है वो ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा है, कंपनी को लग रहा है कि इनके ज्ञान से फायदा है। तो ये कुछ दशाएं थी, इन दशाओं जो ये दशाएं जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, मतलब कि पैसा नगद में नहीं प्राप्त करेंगे, कोई अन्य प्रतिफल प्राप्त होगा, जैसे कोई मशीन परचेज किया या किसी व्यक्ति का काम ले रहे हैं हम, ठीक है, प्रमोटर्स से काम ले रहे हैं, इंजीनियर से काम ले रहे हैं, उनके बदले, उनके काम के बदले हमने क्या किया कि उनके अंशों को हम अपने कंपनी ने अपने अंशों को उनको निर्गमित कर दिया। तो ये लिखा है किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, मैंने इसके अर्थ को थोड़ा सा समझाया कि कंपनी नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन का अर्थ क्या होता है, मतलब नगद नहीं प्राप्त होगा, ठीक ना, कोई अन्य प्रतिफल आपको प्राप्त कंपनी को प्राप्त होगा और उसके बदले में क्या करेगी, वो अपने अंशों का उसके बदले में निर्गमन कर देगी, मतलब कि उसको दे देगी, आवंटित कर देगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके कुछ हम नियमावली को देखते हैं कि नियम क्या है। लिखा है पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियमों के सुनिश्चित प्रावधानों के अंतर्गत, मतलब कि जो ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन जो होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, पार्षद सीमा नियम और एवं अंतर नियमों के सुनिश्चित प्रावधानों के अंतर्गत, मतलब कि ये जो होगा पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में क्या होगा, जो इसके लिए प्रावधान बने होंगे उन प्रावधानों के अंतर्गत ही इस कार्य को किया जाएगा। फिर लिखा है चिट्ठे में इस तथ्य का उल्लेख करना, जो चिट्ठा बनेगा, बैलेंस शीट जो बनेगा कंपनी का, उसमें इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि कितने अंशों का निर्गमन रोकड़ में, कितने अंशों का निर्गमन रोकड़ में तथा कितने अंशों का निर्गमन अन्य प्रतिफलों के बदले में किया गया। बैलेंस शीट में यह बताना होगा कि कितने अंशों का निर्गमन रोकड़ में आप कंपनी ने किया और कितने अंशों का निर्गमन जो है वो अन्य प्रतिफलों के बदले किया गया, कितने अंश आवंटित किए गए हैं कैश के लिए और कितने अंश आवंटित किए गए हैं पर अदर कंसिडरेशन। फिर आगे तीसरा लिखा है सममूल्य पर, यानी कि ये जो निर्गमन है, अंशों का निर्गमन जो है वो सममूल्य पर, मतलब कि जो इसका अंकित मूल्य है उस मूल्य पर, बट्टे पर भी हो सकता है, एवं प्रीमियम पे भी किया जा सकता है। हम सवाल में देखेंगे सममूल्य पर, बट्टे एवं प्रीमियम, इनके सवाल आएंगे, हम उन सवालों में देखेंगे कि इनको हल कैसे किया जाता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बट्टा बट्टा आप देख रहे होंगे, हमने सवाल जब भी हल किया तो वहाँ सम मूल्य पे हल किया है, प्रीमियम पे हल किया है, मगर बट्टे वाला सवाल हमने हल नहीं किया है। तो क्या है कि जब ये जो नया कंपनी एक्ट 2013 जो आया है, उसमें ये अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर दिया गया है कि अब कंपनी जो है वो बट्टे पे अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कहती है कि कंपनी अब बट्टे पे अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इस बट्टे पर कोई सवाल हल करके आपको नहीं, इसका वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन यानी कि निर्गमन नहीं कर सकती। उसके लिए एग्जाम्पशन, मगर कुछ एग्जाम्पशन, दो एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, ठीक ना। यानी कि उसमें छूट दिया हुआ है, क्या छूट दिया हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में बट्टा दिया जा सकता है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में बट्टा दिया जा सकता है। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है कि अब ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया नहीं है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक पे उसको नहीं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम अभी केवल इसी को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को ही पढ़ते हैं। बाद में मैं कभी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के विषय पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप याद रखिए, चलिए ठीक है, ठीक ना। तो हम देखेंगे सम मूल्य पर, बट्टे पर एवं प्रीमियम पर निर्गमन किए जा सकते हैं। मतलब कि ये जो परचेज अदर कंसिडरेशन यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होगा कि जब भी अंश निर्गमन करेंगे तो वो सम मूल्य पर कर सकते हैं, बट्टे पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। तो ये इसके थोड़े से थ्योरी थे। इसके बाद हम इसके सवालों को देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस ये समझना है कि कंपनी क्या करती है कि अन्य प्रतिफल के बदले में अपने अंशों को वो क्या कर रही है, निर्गमित कर रही है। पहले वो रोकड़ के बदले में करती थी, मतलब कि लोगों से पूंजी के रूप में पैसा इकट्ठा करती थी, मगर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या कर रही है, वो कोई मान लो कि किसी बिजनेस को वो खरीद रही है, या कोई भूमि खरीद रही है, या कोई मशीन खरीद रही है, या उसके कर्मचारी एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को वो क्या कर रही है, डिस्काउंट पर कोई इशू कर रही है, यानी कि अपने अंशों को निर्गमित कर रही है। तो ये कौन से मैटर आ गए, ये मैटर हो गया अन्य प्रतिफलों के लिए अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो अब हम इसके सवालों को देखते हैं। आइए, इसका सवाल नंबर है पहले इसके सवाल को हम, ये 35वां नंबर का सवाल है, 35 नंबर का सवाल है, ये युगबोध की बुक से है। 35 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इसको मैं पहले आपको हल करके बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, और इसके बाद हम इसको ये हल किस तरह किया जाएगा, इसको हम हल करेंगे। तो ये मैंने एक युगबोध की बुक से लिया हुआ है, ये आप देखेंगे, ये युगबोध की बुक से मैंने लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 35 है, और एनसीईआरटी में भी आया हुआ ये सवाल है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। इसके बाद मैं 36 भी आपको बना के बताऊंगा, ये भी एनसीईआरटी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो सवाल देखिएगा, लिखा है कुमार लिमिटेड ने भानु आयल लिमिटेड, कुमार लिमिटेड ने क्या किया, भानु आयल लिमिटेड से 6,30,000 की परिसंपत्तियों, मतलब संपत्तियों को, परिसंपत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने भानु आयल लिमिटेड से 6,30,000 का की परिसंपत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने समझौता के अनुसार, इन्होंने समझौता किया आपस में, समझौता के अनुसार अब क्या किया, 100 रुपए प्रत्येक के पूर्ण पदत अंशों का निर्गमन किया। मतलब कि इसको खरीदी ये परिसंपत्ति 6,30,000 की है, मगर इसको वो पैसा नहीं दे, रुपए नहीं देना चाह रही है। अब क्या कर रही है, अपने कंपनी का, यानी कुमार लिमिटेड अपने कंपनी का इसको अंश जारी करना, निर्गमित करना चाह रही है। तो निर्गमित करती है। कुमार लिमिटेड ने समझौता के अनुसार 100 रुपए प्रत्येक के पूर्ण पदत अंशों का निर्गमन किया। मतलब इन्होंने समझौता किया था इन दोनों ने कि क्या कीजिएगा, आप ये संपत्ति ले लिए, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मुझको रुपए मत दीजिएगा, इसके बदले में अपने कंपनी का अंश दे दीजिएगा।
और एक अंश का दाम कितना है, 100 रुपये पूर्ण प्रदत्त, फुल्ली पेड अप। 100 रुपये एक अंश का दाम, 100 रुपये, 100 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया। कौन सी रोजमंचा प्रविष्टियां की जाएंगी यदि, बता, बोल रहा है कि कौन सी पंजी प्रविष्टियां की जाएंगी यदि अंशों का निर्गमन, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर, मतलब कि जितना इसका अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर किया जाए, ब 10% बट्टे पर, देखेंगे अभी इसको हम, 10% बट्टे पर, यानी कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, मगर कंपनी इसको एक अंश यानी कि 10% बट्टे पर निर्गमित करेगी, छूट देकर करेगी। हम देखेंगे सवाल इसको हल करके। फिर उसके बाद और लिखता है 20% प्रीमियम पर। तो आपको तीनों, आप देखेंगे तीनों पॉइंट इसमें आ रहा है, सम मूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। तो हम इस सवाल को हल करेंगे तीनों ही केसेस में। पहला केस सम मूल्य पर, दूसरा केस बट्टे पर और तीसरा केस प्रीमियम पर। ठीक है, तो आप सवाल को ध्यान रखिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि 6,30,000 की संपत्ति खरीदी गई भानु लिमिटेड से और इनके बीच में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था कि कुमार लिमिटेड क्या करेगा, इस भानु लिमिटेड को अपने कंपनी के अंश निर्गमित करेगा। एक अंश का दाम कितना है, 100 रुपये है। ठीक ना, 100 रुपये के हिसाब से, यानी एक एक अंश के हिसाब से इसको पूरा 6,30,000 वैल्यू का क्या करेगा, अंश देगा। ठीक है, और बता रहा है कि ये स्थितियां, यदि इन स्थितियों, यदि ये स्थितियां तीनों स्थितियों में किस तरह पंजी प्रविष्टियां की जाएंगी, यदि अंशों का निर्गमन समूल्य पर किया जाए, यदि अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया जाए, यदि अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पे किया जाए। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। तो ये हमारा पंजी प्रविष्टि मैंने बना के रखा हुआ है। ये किसकी पुस्तकों में है, ये कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में है, क्योंकि कुमार लिमिटेड प्रविष्टि कर रहा है। कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में, कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि हम करेंगे। ये फॉर्मेट हमारा पंजी प्रविष्टि का दिनांक, विवरण, राशि विकलन, राशि समाकलन, पर्टिकुलर। ठीक ना, तो हम देखेंगे। आप यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ, ये केस 1 है, यानी कि पहला जो सम मूल्य पर था उसका ही है। ठीक ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे केस 2, ये जो दूसरा जो था वो बट्टे पर, ये केस 2 वाला प्रविष्टि है। और ये केस 3 जो प्रीमियम पर जो अंशों का निर्गमन कर रही है, ये उसकी प्रविष्टि है। ठीक है, तो हम तीनों में अलग अलग केस 1, केस 2 और केस 3 करके इस तरह प्रविष्टि करेंगे। तो पहले शुरुआत हम करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंपल सा हम चलते हैं। क्या हुआ है कि कुमार लिमिटेड ने क्या किया, आप देखिएगा, कुमार लिमिटेड ने संपत्ति क्रय की, कितने की, 6,30,000 की। तो वो पहले क्या करेगी, उस संपत्ति को क्रय करने का प्रविष्टि करेगी। जैसे आप जनरल एंट्री में देखते हैं, जब 11वीं में आपने जनरल एंट्री किया होगा, कोई संपत्ति, जैसे कोई संपत्ति कोई परचेस करता है, जैसे मशीन कोई परचेस किया, क्रय किया, तो लिखेगा मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से, यानी मशीन आएगी, जिसने भी उसको परचेस किया, कोई कंपनी परचेस कर रही है तो अपनी पुस्तकों में लिखेगी मशीन खाता डेबिट, यानी मशीन आई, मशीन संपत्ति है, संपत्ति जब भी आती तो डेबिट, और रोकड़ गया, रोकड़ खाते से। यहां पर भी यही हो रहा है। कुमार लिमिटेड ने क्या किया, एक संपत्ति वो परचेस कर रहा है। ठीक है, परिसंपत्ति यहाँ परचेस कर रहा है तो वो दिखाएगा, देखिए अभी परचेस करने का, परिसंपत्ति परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, तो कुमार लिमिटेड प्रविष्टि करेगा परिसंपत्ति खाता डेबिट, संपत्ति खाता डेबिट बताएगा, संपत्ति मेरे पास आई, और उसके बदले में सवाल में ये नहीं बताया कि उसने रोकड़ का पेमेंट किया कि नहीं किया। सवाल में ये नहीं बताया रोकड़ का पेमेंट किया कि नहीं, ये सवाल ये बोल रहा है कि रोकड़ के बदले में क्या किया जाएगा, उसको 100 रुपये वाले अंश दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, भानु, जो भानु आयात है उसको क्रेडिटर बनाएंगे, यानी कि बताएंगे कि इसको पैसा देना है, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, मगर हम पहले इसको अपना क्रेडिटर बनाएंगे। कंपनी इसको पहले क्या करेगी, अपना क्रेडिटर बनाएगी। तो प्रविष्टि करेगी परिसंपत्ति खाता डेबिट, परिसंपत्ति खाता डेबिट भानु आयात लिमिटेड से।
परिसंपत्ति खाता डेबिट भानु आयात लिमिटेड से। ठीक है, 6,30,000 की संपत्ति आएगी और 6,30,000 भानु लिमिटेड को देना है। इसमें यहाँ पर नरेशन लिखेगा परिसंपत्तियां भानु आयात लिमिटेड से क्रय किया गया। फिर उसके बाद अब देखिएगा सवाल हमने अब परचेज का प्रविष्टि कर दिया है। अब क्या होगा, उसको पेमेंट की बात आएगी। तो पेमेंट में क्या हो रहा है, उसको अंश दिए जा रहे हैं, रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। उसके बदले में क्या किया जा रहा है, अंश दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब अंश दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर उसको क्रेडिटर बना के रखे हुए थे अब उसको यानी अंश देंगे तो अब वो क्रेडिटर नहीं रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से जो क्रेडिट करके ओपन था अब डेबिट करके वो क्लोज होगा। भानु आयात लिमिटेड डेबिट, भानु आयात लिमिटेड डेबिट, और सीधा सीधा हम लिखेंगे अंश पूंजी खाता से, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेदन आवंटन नहीं है। उससे परचेस किया उसके बदले में हम अंश दे देंगे। तो ये जो संपत्ति आ रही है वो क्या आ रही है, किस रूप में है, ये संपत्ति एक तरह से पूंजी के रूप में है। क्योंकि हम यदि रोकड़ प्राप्त करते तो उस रोकड़ से क्या करते, इस संपत्ति को खरीदते, बात वही होता। क्या सीधे सीधे हमारे पास संपत्ति आ रही है और हमने क्या किया, उसके बदले में अंश को दे दिया। तो हम यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे भानु आयात लिमिटेड, भानु आयात लिमिटेड जो क्रेडिट था उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे और सीधा सीधा लिखेंगे अंश पूंजी खाता से। 6,30,000 6,30,000 मतलब जितने वैल्यू का हमने मशीन लिया था उतना वैल्यू का हमने क्या किया, उसको अंश दे दिया। अब देखेंगे आप, ये तो 6,30,000 जो है वो क्या है, ये रोकड़ के रूप में यानी रोकड़ का वैल्यू है, यानी इतने अंश का वैल्यू है। अब हम अंशों की संख्या ज्ञात करते हैं कि अंश कितने होंगे। ठीक ना, तो आप देखिएगा गणना थोड़ा सा देखिएगा इसका, सम मूल्य पर, ये सम मूल्य पर गणना है, यानी कि कितने अंश उसको दिए जाएंगे। क्योंकि 6,30,000 तो क्या है, 6,30,000 तो वैल्यू है, मगर संख्या हमको नहीं पता है, संख्या हमको निकाल कर बताना होगा। तो आप देखिएगा अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम मूल्य पर। यदि जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, सम मूल्य पर किया जा रहा हो, तब कैसे निकालेंगे। तो सूत्र हमारा लगेगा अंशों की संख्या क्रय प्रतिफल की राशि, क्रय प्रतिफल की राशि मतलब कितना का क्रय किया गया, 6,30,000 का क्रय किया गया, 6,30,000 का क्रय किया, क्रय प्रतिफल की राशि और अंशों का निर्गमन मूल्य मतलब कि कितने में अंशों का निर्गमन किया जा रहा है। तो पहला हमारा ये चल रहा था सम मूल्य पर, सम मूल्य मतलब जितना उसका मूल्य उतने पर ही, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू अंकित। ठीक है, तो फेस वैल्यू उसका कितना है, 100 रुपये है। तो एक अंश का दाम 100 रुपये यानी इतने पर निर्गमन किया गया। तो हम क्या करेंगे, जो 6,30,000 है उसको 100 से भाग दे दिया जाएगा। तो संख्या हमारे आ जाएगी 6,300 अंश उसको निर्गमित किए जा रहे हैं। ये सम मूल्य पर, सम मूल्य पर 6,300 अंश निर्गमित किए जा, सम मूल्य पर 6,300 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। अगर हम पूंजी के रूप में देखें तो 6,300 अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, 100 रुपये अंकित मूल्य है, 100 रुपये अंकित मूल्य है। तो पूरी पूंजी कितनी जाएगी, 6,30,000 पूंजी हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि भानु आयात लिमिटेड से 6,30,000 का परिसंपत्ति एसेट्स लिया गया। ठीक है, एसेट्स लिया गया। इस रकम को जो 6,30,000 है, पैसा न देकर उसको क्या किया गया, अंश आवंटित कर दिए गए, यानी अंशों को दिया गया। अब अंश कैसे दिए गए, अंश सम मूल्य पर दिए गए। सम मूल्य मतलब कि जितना उसका फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू पर उतने ही एक अंश के मूल्य पर उसको अंश आवंटित किए गए। मतलब कि 100 रुपये के अंश है और 100 रुपये मूल्य का, यानी एक अंश का 100 रुपये के हिसाब से दिया गया। तो 100 रुपये के हिसाब से उसको 6,30,000 दिया गया अंशों में। तो हम क्या करेंगे, जब अंशों की संख्या निकालेंगे तो 6,30,000 को 100 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि 6,300 अंश सम मूल्य पर उसको आवंटित किए गए हैं।
तो ये हमने इसका कैलकुलेशन देखा। अब हम इसका प्रविष्टि देखते हैं। सम मूल्य का जब जब अंशों का निर्गमन क्या किया जा रहा है, सम मूल्य पर किया जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये पहले संपत्ति क्रय करने का बताया गया, यानी संपत्ति क्रय की गई किससे, भानु आयात से क्रय की गई। अब भानु आयात को क्या किया जाएगा, अंशों का आवंटन किया जाएगा, अंशों का निर्गमन किया जाएगा सम मूल्य पर। तो हम भानु आयात लिमिटेड को क्रेडिट किए थे, उसको अब डेबिट करके अंश दे देंगे। तो यहाँ पास भानु आयात लिमिटेड जो विक्रेता है, पहले आपने यहाँ पास क्रेडिट किया, अब अगले प्रविष्टि में क्या करेंगे, आप उसको डेबिट करेंगे, यानी कि उसको अंश निर्गमित करेंगे। तो भानु आयात लिमिटेड डेबिट अंश पूंजी खाता से, भानु आयात लिमिटेड डेबिट अंश पूंजी खाता से 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000 के उसको अंश दे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पास लिखा है कितने अंश उसको आवंटित किए गए हैं, 6,30,000 ये मूल्य है, मगर अंशों की संख्या हम जो सम मूल्य पर निकाले हैं वो 6,300 अंश उसको आवंटित किए गए हैं। 6,300 अंशों को निर्गमन किया गया, यानी कि रुपए के जगह उसको क्या किए गए, अंश आवंटित कर दिए गए। तो पहला परचेस करने का, फिर उसके बाद उसको अंश निर्गमित करने का हमने प्रविष्टि देखा सम मूल्य पर। उसी तरह अब हम चलते हैं बट्टे पर। बट्टे पर भी वही होगा। बट्टे पर पहले संपत्ति को क्रय करने की प्रविष्टि, संपत्ति को क्रय करने की प्रविष्टि, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको अंश निर्गमित करने की प्रविष्टि हम करेंगे। तो ये हमारा दूसरा केस है। दूसरा केस हमारा जो है वो बट्टे का है। तो आप देखिए, पहले आप क्रय करने की प्रविष्टि, जैसे ये प्रविष्टि की गई थी उसी तरह का क्रय करने की प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बट्टे पर उसको अंश निर्गमित करने का प्रविष्टि देखेंगे। तो भानु लिमिटेड को जब आपने क्रय किया था तो बताया था कि भानु लिमिटेड को क्या करना है, क्रेडिटर आपने बनाया था कि भानु लिमिटेड को पैसा देना है। आप पैसे की जगह उसको क्या कर रहे हैं, उसको अंश जारी कर रहे हैं। तो भानु लिमिटेड यहाँ पास क्रेडिट है, उसको जब अंश निर्गमित करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। भानु आयात लिमिटेड डेबिट, और वही अंश पूंजी खाता से। मगर क्या होगा, यहाँ पास बट्टे पर निर्गमित होगा। थोड़ा सा हम बट्टे का कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रविष्टि को हम देखेंगे। तो आप बट्टे का कैलकुलेशन देखिएगा। ये बट्टे पर उसका कैलकुलेशन है। तो आप देखिए, बट्टे पर अंशों की संख्या, यानी बट्टे पर हम उसको अंश निगमित कर रहे हैं तो अंशों की संख्या हमको ज्ञात करनी होगी। तो क्रय प्रतिफल, यानी कितना क्रय प्रतिफल देना था, कितने का परचेस किया था, 6,30,000 का, और अंशों का निर्गमन मूल्य, यानी अंश का कितने रुपए पर निर्गमन कर रहे हैं, तो बट्टे पर निर्गमन कर रहे हैं। मतलब कि 10% बट्टा दिया जा रहा है। 10% क्या किया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। 10% बट्टा दिया जा रहा है। किसका 10% देंगे, जो उसका निर्गमित मूल्य है, यानी 100 रुपये उसका निर्गमित मूल्य है, अंकित मूल्य, निर्गमित मूल्य बोलो, अंकित मूल्य उसका 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% डिस्काउंट बट्टा दिया जा रहा है। तो इस 100 रुपये का 10% हो जाता है 10 रुपये, यानी 10 रुपये छूट दे बट्टा दे दिया जाएगा। जहां पास 100 रुपये वैल्यू के, 100 रुपये वैल्यू के जो अंश थे वो कितने के, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी निर्गमन के लिए 90 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 10 रुपये हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया है। यानी 100 रुपये मूल्य वाले को हमने 10% छूट दे दिया कि नहीं, आपसे 10 रुपये हम नहीं लेंगे, यानी कि हम आपसे 90 रुपये ही लेंगे। एक अंश जारी करेंगे 100 रुपये वाला, मगर उसका निर्गमन मूल्य कितना होगा, 90 रुपये होगा। तो ये हो गया डिस्काउंट का, यानी कि फेस वैल्यू से हम क्या करते हैं, जो डिस्काउंट की जो राशि है उसी उसको घटा देते हैं। तो जो फेस वैल्यू उसका 10% निकालेंगे, 10 रुपये आएगा। इस फेस वैल्यू से 10 रुपये घटा देंगे तो 90 रुपये हमारा निर्गमन मूल्य हो जाता है, यानी एक अंश हम उसको 90 रुपये का दे रहे हैं। तो आप देखिएगा 6,30,000 उसको देना है, प्रतिफल जो है वो 6,30,000 का है, और अंश का निर्गमन कितना हो गया, 100 रुपये में से 10 रुपये डिस्काउंट घट गया, यानी 10 रुपये डिस्काउंट निकला था वो घट गया, तो 90 रुपये इसका निर्गमन मूल्य हो जाता है। 6,30,000 को हम 90 रुपये से जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा 7,000, ये 7,000 अंश क्या करेंगे, हम उसको आवंटित करेंगे, मतलब कि निर्गमन करेंगे। यानी बट्टे पर अभी हम देख रहे थे सम मूल्य पर उसको 6,300 अंश निर्गमन किए जा रहे थे, अभी बट्टे पर हम उसको 7,000 अंश निर्गमित करेंगे। यहाँ पास निर्गमन, जो एक अंश का निर्गमन वैल्यू मूल्य है उसी से इसको भाग दिया जाएगा। तो 10% काटने के बाद 90 रुपये इसका निर्गमन
मूल्य हो जाता है, निर्गमित मूल्य। तो 7,000 अंश उसको आवंटित किए जा रहे हैं। तो पूंजी के रूप में आप देखिएगा 7,000 अंश जो निर्गमित किए जा रहे हैं वो 100 रुपये। जब आप पूंजी में लिखेंगे तो उसको अंकित मूल्य से ही पूंजी में लिखी जाती है। तो अंकित मूल्य से उसका वैल्यू होता है 7 लाख। हम 7 लाख के उसको अंश आवंटित कर रहे हैं, जबकि उसको देना चाहिए था 6,30,000 का ही, मगर हमने 7 लाख के अंश उसको निर्गमित कर दिए, यानी कि 70,000 रुपये ज़्यादा के हमने क्या कर दिए, उसको निर्गमित कर दिए। हम उससे 6,30,000 की संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, मगर उसको 7 लाख के हमने अंश आवंटित कर दिए। 70,000 का हमको नुकसान हो रहा है। ये 70,000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट के रूप में, बट्टे के रूप में दिया है कि चलिए हम आपको 7 लाख का अंश देते हैं, इसके बदले में हम कितना प्राप्त किए, 6,30,000 ही प्राप्त किए हैं। यानी कि आपने हमको 6,30,000 दिया है, 70,000 रुपये आप हमको कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको डिस्काउंट के रूप में दिया है। तो ये बट्टा है, 70,000 रुपये बट्टा है। ये आपका प्रतिफल है और ये आपका अंश आवंटित, यानी कि वैल्यू है जितने के अंश आपने आवंटित किया है डिस्काउंट पर। ठीक है, तो ये पूंजी, ये प्रतिफल और ये हमारा बट्टा। ठीक है, तो अब हम इस प्रविष्टि को देखते हैं। इस प्रविष्टि को आप देखिएगा, यहाँ पर हमने प्रविष्टि किया, भानु आयात जो क्रेडिट था उसको हमने डेबिट कर दिया और अंश पूंजी को हम क्रेडिट कर देंगे। अंश पूंजी, यहाँ पर पूंजी बन रही है। ठीक है, पूंजी हमने अंश उसको आवंटित किए हैं, तो यहाँ पर ये अंश आवंटित जो हमने उससे प्रतिफल प्राप्त किया है वो हमारी पूंजी बना देगा। ठीक ना। तो भानु आयात लिमिटेड डेबिट अंश पूंजी खाता से क्या है कि हम उसको 7,000 अंश आवंटित कर रहे हैं, निर्गमित कर रहे हैं। 100 रुपये वाले, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो पूंजी 100 रुपये के हिसाब से, फेस वैल्यू से ही पूंजी बनती है। 7,000 अंश 100 रुपये के हिसाब से हमारा होता है 7 लाख रुपये पूंजी, जबकि प्रतिफल आयात लिमिटेड को हमने प्रतिफल के रूप में 6,30,000 ही देना था। ठीक है, उससे हमने 6,30,000 की संपत्ति गई, 6,30,000 रुपये ही देना था। ठीक है, 6,30,000 से हमने इसको क्रेडिट किया, डेबिट उसको 6,30,000 से करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस आपको आने लगेगा, 70,000 का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस बट्टे के चलते आ रहा है। अंशों पर बट्टा खाता डेबिट, इसको हम क्या करेंगे, बट्टा को डेबिट कर देंगे। अंशों पर बट्टा खाता डेबिट 70,000 रुपये। 7,000 अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया। 7,000 अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया। ये हमारा दूसरा केस हो जाता है। अब हम तीसरे केस पर आते हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि अंशों का निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे, यानी ज्यादा वैल्यू पे, ज्यादा अंकित मूल्य से ज्यादा दाम पे हो रहा है। 20% अधिक, यानी कि 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 20% हम और अधिक अपने अंशों को बढ़ाकर निर्गमित करना चाहते हैं। कंपनी क्या चाहती है कि उसको 20% अपने मूल्य, जो अंकित मूल्य, उसे और बढ़ाकर उसको दिया जाए। मतलब 100 रुपये के जो अंश है उसको 120 रुपये में उसको निर्गमित किया जाए। तो आप देखिएगा, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप देखिएगा। ये हमारा प्रीमियम पर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो प्रीमियम पर 100 रुपये अंकित मूल्य, 100 रुपये 20 रुपये बढ़ाकर, यानी कि 20% बढ़ाकर उसको आवंटित करना चाह रही है। तो 20% हम ज्यादा कर देंगे, 100 रुपये का 20%, फेस वैल्यू का 20%, जो फेस वैल्यू एक अंश का दाम 100 रुपये है उसका 20% 20 रुपये होता है। यानी हमारा एक अंश का निर्गमित मूल्य जो होगा वो 120 रुपये होगा। इतने मूल्य पर वो क्या करेगी, निर्गमित करेगी। अब हम अंशों की संख्या निकालते हैं कि आखिर में हम प्रीमियम पर उसको कितने अंश आवंटित करेंगे, यानी कितने अंश उसको देंगे। ये तो वैल्यू हो गई, कितने अंश देंगे। तो अंशों की संख्या निकालने के लिए क्रय प्रतिफल की राशि और अंशों का निर्गमित मूल्य। क्रय प्रतिफल कितने का है, 6,30,000 का हमने उससे परिसंपत्ति खरीदी है, और एक अंश का निर्गमित मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। 100 रुपये नहीं, 120 रुपये प्रीमियम पर हम दे रहे हैं उसको। 120 से उसको भाग देंगे, एक अंश से भाग दे देंगे, तो हमारे अंशों की संख्या निकलेगी 5,250। अब भाग दे के देखिएगा, आएगा 5,250। 5,250 अंश ही उसको आवंटित किए जा रहे हैं। अब इसका पूंजी देखिएगा, 5,250 अंश ही आवंटित किए, तो इसके हिसाब से पूंजी कितनी होनी चाहिए। ठीक ना। तो 5,250 अंश निगमित कर रहे हैं, एक अंश का दाम 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो पूंजी होती है 5,25,000 की। पूंजी आप पूंजी में जब लिखेंगे तो 5,25,000, क्योंकि पूंजी में हम जितने अंश आवंटित करते हैं और अंकित मूल्य से उसको गुणा करके ही पूंजी में लिखा जाता है। जबकि क्रय प्रतिफल 6,30,000 का है, तो उससे संपत्ति तो 6,30,000 की हमने प्राप्त की है, तो उसको अंश कितने जारी करने चाहिए थे, 6,30,000 के अंश जारी करने चाहिए थे, मगर हमने 5,25,000 का अंश जारी किया है।
उससे हमारी जो 1,05,000 अधिक, ये अधिक है। ये किस लिए हमने इस वैल्यू को लिया? इसको प्रीमियम के चलते हमने लिया है। कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी के अंश, यानी कंपनी अच्छी रनिंग करती है तो वो क्या करती है, अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित बेचती है। ठीक है, तो इसने 1,05,000 उससे प्रीमियम के रूप में लिया हुआ है। 5,25,000 के अंश दे रही है उसको, 1,00,000 प्रीमियम उसने लिया हुआ है 1,05,000 का। तो अब हम इसका प्रविष्टि देखते हैं। प्रीमियम पर अंशों का जब वो निर्गमन करेगी तो किस तरह प्रविष्टि करेगी। उसी तरह भानु लिमिटेड जो वो क्रेडिट करके रखी हुई, आज उसको डेबिट करेगी 6,30,000 से। अंश पूंजी खाता क्रेडिट करेगी। अंश पूंजी खाता कितने अंश उसको आवंटित करेगी? 5,250 अंश। 100 रुपए के हिसाब से 5,25,000, 5,25,000। और प्रीमियम, प्रीमियम को मैंने बताया प्रीमियम क्रेडिट होकर बनता है, तो प्रीमियम खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा अंश प्रीमियम खाता से। कितना? 1,05,000। ठीक है, अंश प्रीमियम खाता से 1,05,000। भानु आयात लिमिटेड 6,30,000, अंश पूंजी खाता से 5,25,000 और अंश प्रीमियम खाता से 1,05,000। 5,250 अंश आवंटित किए जा रहे हैं प्रीमियम वाली कंडीशन में। प्रीमियम वाले केस में इतने इतने उसका आवंटित किए जा रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से 5,25,000। 5,250 अंश उसको आवंटित किए जा रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से 1,05,000। जो 20 रुपए प्रीमियम का है उससे हम गुणा करेंगे तो 1,05,000 हमारा आता है। नरेशन लिखेंगे 5,250 अंशों का 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। तो ये हमने इस जो हमारा नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, इसके सवाल को हमने देखा। 35वें नंबर सवाल को हमने देखा जिसमें तीनों केस आ रहे थे सम मूल्य पर, यानी कि अंशों को क्या किया जाता है कि इसमें अंशों को सम मूल्य पर, बट्टे पर व प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है। तो हमने तीनों ही कंडीशन में सम मूल्य पर किस तरह प्रविष्टि होती है वो देखी, बट्टे पर किस तरह प्रविष्टि होती है वो देखी, और प्रीमियम पर किस तरह प्रविष्टि होती है वो भी हमने देखी है। ठीक है, तो आगे हम इसके सवालों को और देखेंगे। आगे जो सवाल आएंगे उन सवालों को भी हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।